वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 7 का जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो भी एनिमल्स न्यूट्रिशन है, बेसिक सारी चीज़ें बताई है। और आज हम मेनली बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा है और आपको पता ही होगा, लेकिन जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड में फैट्स, या फिर इसका और एक नाम है जिसे कहते हैं लिपिड। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है, पर आपको नाम पता होना चाहिए कि जो लिपिड है वही फैट है। फिर है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज। तो ये सारे फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट को मैंने इसलिए साथ में लिखा है क्योंकि ये दोनों का काम है एनर्जी देना, एनर्जी गिविंग फूड है ये। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, बिल्डिंग मसल्स। विटामिन और मिनरल्स बहुत तरीकों के होते हैं, सबके अपने अपने अलग काम हैं, और ये हमारे प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, और रफेज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन इट एड्स बल्क टू आवर फूड ताकि पैसेज में आसानी हो सके। ठीक है, तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अब हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारा जो बॉडी है, ब्लड है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसे हमें तोड़ना होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, ताकि जो हमारा ब्लड है उसे एब्जॉर्ब कर सके और हमारा बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट करते हैं अभी। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पता ही होगा। तो डाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ताकि ब्लड उसे एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ पर हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं क्या अभी? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन तो क्या है ये मैंने बता दिया है। अब ये सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें एक ऑर्गन नहीं बल्कि पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। डाइजेशन करने में बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से तालमेल बिठा के काम करते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर इसे हम पार्ट करें तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और दूसरा है इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स।
या फिर इसे एक्सेसरी ग्लैंड्स, हेल्पिंग ग्लैंड्स भी कह सकते हो। इन दोनों को मिला के ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब एलिमेंट्री कनाल क्या है? एलिमेंट्री कनाल है एक लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग कॉइल ट्यूब, अगर और जो स्टार्ट होता है माउथ से लेके एनस तक। अगर आप इसे खींचोगे तो फिर ये एक ही ट्यूब है, लेकिन इसका जो शेप है ये अलग अलग जगह पे अपने काम के अनुसार अलग अलग तरीके की होती है। कहीं ये चौड़ी है, कहीं ये पतली है, कहीं लंबी है, कहीं कॉइल है, कहीं कहीं दूसरे तरह के इसमें जो है स्ट्रक्चर बनी हुई है, ताकि जो काम वहाँ पे होना है वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं ये हम देख लेते हैं। लेकिन ये एक ही ट्यूब है, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। ठीक है, तो माउथ से लेके स्टार्ट होता है ये एनस तक, माउथ से एनस तक का ये ट्यूब है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उसे देख लेते हैं। ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं? एक है माउथ। माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी, कैविटी मतलब क्या होता है? एक खाली स्पेस को कैविटी कहते हैं। जब आप ऐसे मुंह खोलोगे, मुंह ओपन करोगे तो आपको अंदर एक खाली जगह दिखाई देगा, तो वही है बकल कैविटी। उसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस। तो ये सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। इसके साथ ये हम हर एक चीज़ को डिटेल में अभी पढ़ेंगे, और इसके साथ ही है कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में एक तो सबसे पहले जो इनर वॉल होते हैं, इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं, जिससे डाइजेशन होता है। फिर बकल कैविटी में है सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक के आसपास और स्टमक और इंटेस्टाइन के आसपास हैं फिर लीवर और पैनक्रियास। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जिसके इतने सारे पार्ट्स हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। और इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं ताकि डाइजेशन आसानी से हो सके। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे माउथ से। बायोलॉजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप डायग्राम से पढ़ो। डायग्राम से क्या होती है, चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड वे में हमें समझ में भी आती हैं, ज़्यादा दिन तक याद भी रहती है, और आप उसको रिवाइज बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ में या फिर लाइन्स में लिखोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और देखने से लगता है बाप रे इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अगर कहीं पर डायग्राम उस चीज़ का है तो मेक श्योर कि आप डायग्राम बना के उसको लेबल करके जो भी छोटी मोटी जानकारी है उसको ब्रैकेट में ऐसे लिख के आप उसको पढ़ोगे, वैसे नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने सबसे पहले माउथ या फिर इसका और एक नाम बताया था क्या, बकल कैविटी। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग फूड जो है ना एंटर करता है। ठीक है, और ये जो कैविटी है ना यही है बकल कैविटी। तो इस कैविटी में क्या क्या है, इसमें है टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इन तीनों के बारे में ही अभी हमें पढ़ना है। तो ये जो कैविटी है दिस इज ओनली बकल कैविटी।
तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं बकल कैविटी में? टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले टीथ के बारे में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ टीथ। एडल्ट में कितने होते हैं? 32। और चिल्ड्रन में कितने होते हैं? 20। अब ये चिल्ड्रन में 20 कौन कौन से दांत है और एडल्ट में 32 कौन कौन से दांत है, ये हमें अभी जानना है। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ ये हो गया। 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं ह्यूमन लाइफ टाइम में। 2 सेट्स ऑफ टीथ। ठीक है, एक है मिल्क टीथ जो कि 6 से 8 साल की उम्र में रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। परमानेंट टीथ। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ जो है एक तरह का नहीं है। ह्यूमन डेफिनेशन की बात करें तो उसमें 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टीथ है वो है इंसिजर, फिर है कनाइन, फिर है प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। ये 4 तरह के टीथ 1 2 3 4, ये 4 तरह के टीथ ह्यूमंस में पाए जाते हैं। इंसिजर का जो शेप है वो कैसा है? चिजल शेप्ड। यानी उसका जो शेप है कुछ इस तरीके का है। और ये सॉकेट में ऐसे ही जो गम है, गम के अंदर हर एक टीथ जो है सॉकेट के अंदर रूटेड रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का ये इंसिजर है। जो कनाइन है ये थोड़ा सा पॉइंटेड है और इसके भी रूट्स हैं जो गम के साथ ये पूरा रूटेड रहते हैं। ठीक है, इसका है जो शेप है वो शार्प एंड पॉइंटेड है। शार्प एंड पॉइंटेड। अब प्रीमोलर जो है ये थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्लैट वाइड ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं पे रिजेस भी हैं इसके। और जो मोलर है ये और फ्लैट और वाइड है मोलर से भी। तो इस टाइप के ये टीथ है। ठीक है, ये फ्लैट बोल सकते हो एंड ये भी फ्लैट है विथ वाइट रिजेस। ठीक है, अब इनका काम क्या क्या है? इनका जो इंसिजर है ये सामने के जो 4 टीथ हैं, अगर यहाँ पे मैं जॉ बनाऊँ, ठीक है, लोअर जॉ बनाते हैं, तो सामने के जो 4 टीथ हैं ये है इंसिजर। इसका नाम है इंसिजर। फिर यहाँ पे थोड़े से पॉइंटेड वाले टीथ आ गए। ये इंसिजर है और ये है कैनाइन। ठीक है, इंसिजर कितने हैं? एक जॉ की बात करें तो ये 4 है और ये कैनाइन कितने होंगे? 1 और 2। फिर इसके बाद आता है प्रीमोलर, ये जो है ये है प्रीमोलर जो कि है यहाँ 2 और यहाँ 2, टोटल कितने हैं लोअर जॉ में? 4। और उसके बाद आता है मोलर। मोलर थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है। ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो टोटल जो मोलर टीथ है वो कितने हैं? 6। ठीक है, ये
हम लोअर जॉ की बात कर रहे हैं। तो 6 + 4 इज 10, 10 + 4 इज 14, 14 + 2 इज 16। तो अगर लोअर जॉ में 16 है तो अपर जॉ में भी सेम अरेंजमेंट ही होगी 16। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 32 टीथ। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो चिल्ड्रन में 20 टीथ है। अब चिल्ड्रन में क्या होता है ना, इंसिजर और कनाइन तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन चिल्ड्रन में चिल्ड्रन नो प्रीमोलर्स, प्रीमोलर होते ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो है 4, ये पूरी तरह से एब्सेंट है, ये पूरी तरह से एब्सेंट है। ठीक है। तो मतलब इंसिजर जो है, इंसिजर, कैनाइन और इसमें मोलर होता है। ठीक है। और मोलर भी 6 नहीं होता है, मोलर जो लास्ट मोलर होता है, नो प्री मोलर, नो लास्ट मोलर, नो, अच्छा ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, नो लास्ट मोलर। लास्ट मोलर मतलब ये जो विजडम टीथ, इसे हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं। जो लास्ट मोलर है ना, ये विजडम टीथ कहलाता है और ये 14 के बाद ही आता है, मतलब 16-17 ईयर्स में आता है। तो चिल्ड्रन में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है वो, तो ये दोनों ही नहीं रहते। तो इंसिजर चिल्ड्रन में, अगर हम लोग चिल्ड्रन की बात करें तो इंसिजर कितने होंगे? ये 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। कैनाइन कितने होंगे? 2। ये लोअर जॉ की बात हो रही है, एक ही जॉ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि प्रीमोलर नहीं है तो वो उसको काउंट नहीं करेंगे। मोलर ये और ये विजडम टीथ छोड़ के कितना हो गए? 4, यहाँ 2, यहाँ 2, तो टोटल कितने होंगे? 4 + 2 is 6, 6 + 4 is 10। ये लोअर जॉ में है और अपर जॉ में भी सेम होगा 10, तो 10 + 10 is 20। इसलिए जो चिल्ड्रन है उसमें 20 टीथ होता है। ठीक है। और यहाँ पे इसके क्या क्या काम है वो देख लेते हैं। जो इंसिजर है उसका काम है फंक्शन। ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं। जो इंसिजर है उसका काम है कटिंग एंड बाइटिंग, कटिंग एंड बाइटिंग। जो कनाइन है उसका काम है टीयरिंग, टीयर करते हैं ना कोई भी चीज़ को, इस तरह से टीयर करते हैं, तो ये कनाइन है। ठीक है। प्रीमोलर और मोलर इन दोनों का ही काम है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। तो टीथ के बारे में हमें इतना पढ़ना है। और एक है, जब वैसे तो कहते हैं 2 टाइम अच्छे से ब्रश करना है, फिर खाना खाने के बाद आपको अच्छे से कुल्ला करना है, मतलब पानी से अच्छे से जो मुंह है उसको धो लेना है। दांत में अगर कहीं भी थोड़े बहुत खाने के टुकड़े रह जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया पनपता है, यानी कि बैक्टीरिया ग्रो करता है और वो क्या करता है, खाने में जो शुगर है उसको वो ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि एसिड रिलीज होता है और उससे धीरे धीरे जो दांत है ना वो सड़ने लगता है, उसमें कैविटी हो जाती है और फिर बाद में बहुत उसमें दर्द भी हो सकता है, टूथ डीके हो सकता है, मतलब वो पूरी तरह से दांत को जो है नष्ट कर देता है। इसीलिए हमें 2 बार तो ब्रश करनी ही है, आफ्टर वेकिंग अप एंड बिफोर बेड टाइम। और ऐसे भी जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो आपको अच्छे से पानी से मुंह धो लेना है। ठीक है। ताकि जो दांत है वो आपके लाइफ टाइम तक चले, क्योंकि ये 2 सेट ही, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये 2 सेट ही आते हैं। परमानेंट टीथ अगर आपने लॉस कर दिया बस फिर तो कोई उपाय नहीं है। ओके। तो ये सारी चीज़ें टीथ के बारे में हमें जाननी है। टीथ के बाद आती है टंग। ठीक है। तो ये से मैं रब कर रही हूँ, डायग्राम लाने दे रही हूँ, डायग्राम में आपको समझाना है। फिर आते हैं टंग की बारी। ठीक है। तो टंग क्या है? टंग एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मस्क्यूलर ऑर्गन है जो पीछे में जो बकल कैविटी की बैक फ्लोर है उसमें अटैच रहता है एक बोन के साथ, और ये आगे फ्रीली मूवेबल है, मतलब आप उसको अपनी मर्जी से घुमा सकते हो, जैसे भी, जिस टाइप में भी। ठीक है। आपकी मर्जी है। और टंग हमको हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ में, जैसे कि बात करने में, ठीक है, टेस्ट करने में, फूड को हम लोग टेस्ट करते हैं टंग से ही, और ये फूड को
मिक्स करने में, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। सलाइवा भी सलाइवरी ग्लैंड से जो जूस रिलीज होता है, जो लिक्विड रिलीज होता है, उसे सलाइवा कहते हैं। तो जो फूड है जो हम लोग खा रहे हैं वो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होगा उसको अच्छे से मिक्स करने में एंड सॉल्विंग में भी ये टंग जो है बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। और टंग जो है, टंग में बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं जिससे कि फूड को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये जो टंग का आगे का पोर्शन है ये स्वीट टेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर ये जो यहाँ पे थोड़ा सा साइड में जगह है ये सॉल्टी फूड। फिर और आगे अगर आ गया तो ये सार खट्टा वाला, और यहाँ पे ये बिटर। ठीक है। तो टंग के बारे में हमें इतना कुछ जानना है। अब आते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, इसे रख करते हैं। अभी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। अभी ये ग्लैंड क्या है? ग्लैंड कोई भी ऑर्गन है जिससे कुछ रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, तो उसे हम लोग ग्लैंड कहेंगे। तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड में क्या रिलीज हो रहा है? सलाइवरी ग्लैंड में रिलीज हो रहा है सलाइवा, और ये बकल कैविटी में है। ठीक है। जो सलाइवा रिलीज होता है वो बकल कैविटी में रिलीज होता है ताकि फूड के साथ वो अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। तो ये इट रिलीजेस सलाइवा। अब सलाइवा में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में क्या है? हमारे इंटरेस्ट में है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। अब यहाँ पे एंजाइम क्या होता है? एंजाइम कोई भी रिएक्शन को बॉडी में, आपको पता है ना कि बॉडी में हमारे बहुत तरीके के रिएक्शंस चलते रहते हैं। ठीक है। तो जो एंजाइम है उसको एज ए कैटलिस्ट काम करता है, मतलब उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सलाइवा से रिलीज हो रहा है इसलिए सलाइवरी एमाइलेज इसका नाम है। और यहाँ पे जब भी आप देखोगे ना कोई भी एज लगा हुआ है मतलब वो एंजाइम है। एंजाइम के पीछे ही हमेशा एज लगता है। और एमाइलेज मतलब वो स्टार्च डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग फूड बस खाए हैं, और अभी मैं बता रही हूँ कि जो सलाइवा है उससे सलाइवरी एमाइलेज रिलीज होता है जो स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करता है। तो क्या माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, माउथ से ही जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो स्टार्च हम लोग खा रहे हैं उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। 30% ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट होता है माउथ में ही। ठीक है। स्टार्च क्या है? स्टार्च ग्लूकोज की बहुत बड़ी सी एक चेन है जिसको जब ये एमाइलेज इस पे ऐड करता है इसको इस तरह से तोड़ देता है, मतलब बड़े चेन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है। ये पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुई है, ये जस्ट 30% ही स्टार्च डाइजेस्ट हुआ है, और ये स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया है सिंपल शुगर्स में। देखो ग्लूकोज की कितनी बड़ी चेन है, चेन को छोटी कर दिया। अभी इसमें 2 ही ग्लूकोज है, इसमें भी 2 ग्लूकोज है, तो ये सिंपल शुगर्स में इसे कन्वर्ट कर दे रही है जो सलाइवरी एमाइलेज है। तो इस एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। और एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। यहाँ से तो एक्टिविटी में बताया क्या है कि आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक है ए और एक है बी। कैसा बी लिखा मैंने? एक है ए और एक है बी। इसमें मैंने लिए हैं कुछ बॉइल्ड राइस। इसमें क्या है?
बॉइल्ड राइस। आपको पता है बॉइल्ड राइस में स्टार्च होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें जो राइस है सबसे पहले उसको हमने च्यू किया है। 3 से 5 मिनट तक च्यू करने के बाद इसमें च्यूड राइस लिया है, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें राइस जो है प्लस इसमें सलाइवा भी मिक्स हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है, वाटर, और उसके बाद डालना है आयोडीन, दोनों में, ठीक है। इसमें भी आयोडीन डाला और इसमें भी आयोडीन डाला। अब हमको ऑब्जर्व करना है, तो जो बॉइल्ड राइस में जैसे ही हमने 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन डाला तो इसका जो कलर है ना चेंज हो गया, कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक। लेकिन इसमें वही राइस लिया, लेकिन जस्ट डिफरेंस क्या था कि हमने इसमें च्यू करके लिया, तो इसमें नो चेंजेस, नो चेंज ऑफ कलर। आपको पता है ऐसे क्यों हुआ है? हाँ, ये जो एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज जो सलाइवा से निकला है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। अब ये बॉइल्ड राइस है, इसमें तो सलाइवा मिक्स भी नहीं हुआ है, तो उसको कौन तोड़ेगा? तो ये एज इट इज़ है, जिसमें आयोडीन रिएक्ट करते उसको कलर चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे सलाइवा मिक्स होकर सलाइवा अपना काम शुरू कर दिया है। सलाइवा ने जो स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में तोड़ दिया है, अभी वो स्टार्च नहीं रहा, इसीलिए जब हम लोग इसमें आयोडीन डालते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है ये क्लियर हो गई है। तो जो सलाइवा है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है, ओके। अब माउथ और बकल कैविटी का फंक्शन यहीं तक था। अब फूड जाएगा ईसोफेगस में। माउथ के बाद कौन सा था? ईसोफेगस। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा कि जब सॉलो करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो फूड है, ठीक है, थोड़ा सा और वाइट करते हैं, ये जो फूड है ये अभी जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे जो नेजल पैसेज है ना, जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो उसका पैसेज और ये जो फूड हम स्वॉलो करते हैं उसका जो पैसेज है यहाँ पे वो सेम ही है। ये वाला जो पोर्शन है ना ये कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ये है कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, ठीक है। अब नाक से जो सांस ले रहा है उसका भी जो एयर है वो यहाँ से जा रहा है और फूड भी जा रहा है, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं जा सकते। जब हम लोग बात करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि तब हमें जो एयर की फ्लो है ना कंटिन्यूस होनी चाहिए, तभी हम लोग बात कर पाते हैं। और जब खाना खाते हैं तब उस टाइम पे हम लोग सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली हम लोग ब्रीथ नहीं करते हैं। उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए जब हम सॉलो कर रहे हैं हमें ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है। ऐसे हम लोग इंडेफिनिट नहीं करते, लेकिन ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है क्योंकि खाना जब नीचे जाएगा मतलब उस टाइम पे एयर पैसेज नहीं होगी। अब यहाँ पे आप अगर आईने के सामने जाओगे और मुंह खोलोगे ना तो मुंह के पीछे एक लटकता हुआ थोड़ा सा छोटा सा एक चीज़ दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। इसे कहते हैं यूव्यूला। ये बड़े काम की चीज़ है। ये क्या करता है, जब हम लोग फूड सॉलो करेंगे ना, फूड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये टेम्पररी इसको क्लोज कर देता है, नेजल पैसेज को क्लोज कर देता है ताकि उस टाइम पे एयर की मूवमेंट ना हो। और एयर की मूवमेंट नहीं होगी तो ये आराम से इसे हम सॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आगे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और पीछे है ईसोफेगस, ठीक है। जो हम लोग एयर दूसरे कलर से बनाती हूँ, ठीक है। जब हम लोग एयर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ से होते इधर जाएगी, ठीक है। और ये जो फूड है, ये जो फूड है, फूड यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगी, ठीक है।